नमस्कार एंड स्वागत है आपका वापस से थर्ड लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर। तो लास्ट क्लास में आपको मैंने ये क्वेश्चन पूछा था, एक्सप्लेन दिस व्हाई वुड लाइफ ऑन अर्थ बी इम्पॉसिबल विदाउट बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया नहीं होंगे तो लाइफ क्यों एग्जिस्ट नहीं कर सकती। तो आई होप आपने काफ़ी कुछ पढ़ा होगा इसके बारे में। चलिए आई आई जस्ट ऐड अ फ्यू पॉइंट्स टू योर नॉलेज। सबसे पहली बात देखिए कि आपको पता है कि बैक्टीरिया जो ऑर्गेनिक वेस्ट है उसको डिकम्पोज करने में हेल्प करते हैं, है ना। जैसे आपने खाना अगर सड़ गया है तो सड़ क्यों रहा है, उसके ऊपर जो फंगस डेवलप हो रही है, सब कुछ हो रहा है, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको डिकम्पोज कर रहे हैं। अब ऑर्गेनिक मैटर जो है, ऑर्गेनिक का मतलब वो कार्बन से डेफिनेटली बना होगा, ठीक है। तो जब भी ऑर्गेनिक मैटर आपका डिकम्पोज होगा, उस केस में क्या होगा, जो कार्बन है उसके अंदर दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो अगर बैक्टीरिया नहीं होंगे तो ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोज नहीं होगा, तो उसके अंदर जो कार्बन था वो एज इट इज रह गया वहां पे। तो एयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल था वो डिकम्पोज हो रही है, तो और कार्बन डाइऑक्साइड एयर में जा रही है, ठीक है। और वो जो एयर में प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड है वो प्लांट्स एब्जॉर्ब कर रहे हैं फोटोसिंथेसिस के लिए। तो एयर में नई कार्बन डाइऑक्साइड जा नहीं रही, पर जो एग्जिस्टिंग है वो कंज्यूम हो जा रही है फोटोसिंथेसिस में। तो धीरे धीरे कार्बन डाइऑक्साइड का जो लेवल है वो ड्रॉप करेगा, कंसंट्रेशन उसकी एयर में घटेगी, ठीक है, जिससे कि अल्टीमेटली फोटोसिंथेसिस विल स्टॉप। देन सम बैक्टीरिया आर रिस्पॉन्सिबल फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन। ये भी आपने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा हुआ है। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन भी अगर हमें करवाना है, जिसकी वजह से प्लांट्स की ग्रोथ उसके ऊपर डिपेंड करती है, तो ये भी बैक्टीरिया की वजह से है। अब हमारी बॉडी में जो बैक्टीरिया रहते हैं वो हमें एक इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि उन बैक्टीरिया की वजह से बॉडी को उनके अगेंस्ट एक इम्यूनिटी, एक है ना, प्रोटेक्शन मिल जाती है, क्योंकि बॉडी सीख जाती है कि इस बैक्टीरिया के अगेंस्ट कैसे लड़ना है। और उससे ज़्यादा खतरनाक या स्ट्रॉन्ग बैक्टीरिया अगर आए तो आपकी बॉडी को थोड़ा बहुत आइडिया है कि मुझे कैसे लड़ना है, ठीक है। तो आपको बॉडी प्रोटेक्ट करती है। तो हल्का सा बैक्टीरियल एक्सपोजर जो है, अब आपने देखा होगा एंटीबायोटिक है, तो एंटीबायोटिक भी तो वैसे ही काम करते हैं, ठीक है। कभी कभी हम देखते हैं कि एंटीबायोटिक जब हम लेते हैं तो एंटीबायोटिक क्या करते हैं, बैक्टीरियल जो भी इन्फेक्शन होगी उसको किल करेंगे, सारे बैक्टीरिया को। पर वो अच्छे बैक्टीरिया को भी किल कर देती है एंटीबायोटिक, और बुरे बैक्टीरिया को भी किल कर देती है। तो कुछ लोगों को एंटीबायोटिक लेने के बाद ईस्ट इन्फेक्शन हो जाती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो अच्छे बैक्टीरिया थे वो भी मर गए, ठीक है। वो ईस्ट को कंट्रोल में रखते हैं, चेक में रखते हैं, ठीक है। तो अब ये एक मेन पॉइंट हो गया। तो प्लांट्स के लिए भी हार्मफुल है, हमारे लिए भी हार्मफुल है, हमारे इम्यूनिटी के लिए हार्मफुल है बैक्टीरिया का नहीं होना। तो इवेंचुअली अगर बैक्टीरिया नहीं होते तो लाइफ एग्जिस्ट ही नहीं करती, ग्रो ही नहीं कर पाती। देन एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आपको मैं शेयर करता हूँ। कभी कभी आपने पढ़ा ऑयल स्पिल हुए कहीं पे। ऑयल स्पिल का मतलब है कि बड़ा सा कोई शिप तेल कैरी कर रहा था, क्रूड ऑयल, और शिप का एक्सीडेंट हो गया या कोलिजन हो गया जिसमें बहुत सारा तेल, है ना, सी में स्पिल हो गया। तो सी में पानी के ऊपर बहुत सारा तेल फैला हुआ, काला तेल, जिससे पूरे बीचेस डैमेज हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, मरीन लाइफ डिस्ट्रॉय होती है। तो आपको पता है देर आर बैक्टीरिया जो ऑयल को कंज्यूम करते हैं, ऑयल को ब्रेक डाउन करते हैं। तो ऐसे ऑयल स्पिल के टाइम पे वो बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं सो दैट ऑयल कैन बी डिकम्पोज्ड, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपको जो बैक्टीरिया हैं दे हेल्प। तो हर एक लेवल पे लाइफ, अगर आप मरीन लाइफ की बात करें, लाइफ ऑन अर्थ की बात करें, हर लेवल पे बैक्टीरिया लाइफ को सस्टेन करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक से स्टार्ट करते हैं बच्चे। वे डू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिव। अब ये कहाँ होते हैं, अब थोड़ा बहुत आइडिया हमें बेसिक लगी क्या, ठीक है, कि बड़े एक्सट्रीम क्लाइमेट्स में भी एग्जिस्ट कर जाते हैं, हमारी बॉडी के ऊपर भी रहेंगे, हमारे आसपास भी रहेंगे, हमारे अंदर भी रहेंगे, ठीक है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म में भी सिंगल सेल लाइक बैक्टीरिया, सम एल्गी एंड प्रोटोजोआ, और मल्टी सेलुलर, ठीक है। मतलब ये हो रहा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो सिंगल सेल वाले बैक्टीरिया भी हो सकते हैं, ठीक है, एल्गी भी हो सकती है, प्रोटोजोआ भी हो सकता है, और मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर मतलब मल्टीपल सेल से मिले हुए, ठीक है, लाइक मैनी एल्गी एंड फंगाई, ठीक है, जो कि मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर भी बनाते हैं। दे लिव इन ऑल टाइप्स ऑफ एनवायरमेंट रेंजिंग फ्रॉम आइस कोल्ड क्लाइमेट्स, इसके बारे में आपको बताया मैंने, एंड हॉट स्प्रिंग्स। ये आपको ये फोटो दिखाई दे रही पीछे क्या है, हॉट स्प्रिंग, गर्म पानी का झरना, ठीक है। एंड डेजर्ट्स टू मार्शी लैंड्स, एकदम दलदल वाले ऐसे एरिया में वहां पर भी होंगे, रेगिस्तान में भी आपको मिल जाएंगे ये। तो दे आर ऑल्सो फाउंड इनसाइड द बॉडीज ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस। तो हमारे अंदर भी है, बाकी एनिमल्स की बॉडीज के अंदर भी पाए जाते हैं। सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स वाइल अदर्स एग्जिस्ट फ्रीली, है ना। तो कुछ जैसे हमारे फेस के ऊपर रहने वाले जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, दे आर फीडिंग ऑन अस, है ना। हमारे फेस में जो डेड स्किन सेल्स हैं उसके ऊपर फीड कर रहे हैं वो, और भी जो भी चीज़ें निकल रही हैं फेस से, राइट। पर कुछ ऐसे भी हैं जो
किसी एनिमल के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहे हैं, एनिमल के ऊपर फीड नहीं कर रहे हैं डायरेक्टली, दे आर एग्जिस्टिंग इंडिपेंडेंटली और फ्रीली। देन तो फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो जैसे कि अब हम टॉपिक का नाम ही है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड्स एंड फो, मतलब दोस्त एंड दुश्मन। तो फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ का काम आते हैं? देखिए, लाइफ ऑन अर्थ वुड बी इम्पॉसिबल विदाउट बैक्टीरिया बिकॉज दे प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन डीकम्पोजिशन। यही तो आपको बता रहा था मैं थोड़ी देर पहले, द ब्रेकिंग डाउन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, right? Without bacterial decomposition, carbon would stay trapped in dead organic matter. All the carbon dioxide in the atmosphere would eventually be used up. I just explained this entire paragraph to you. ठीक है, तो इसीलिए बैक्टीरिया फ्रेंडली भी हैं। देन सेकेंड इज मेकिंग ऑफ कर्ड, दही लवर्स। ठीक है, तो दही खाने वालों, अब मम्मी जब दही जमाती है तो क्या करती है? थोड़ा सा दही लेते हैं, ठीक है, उसको दूध के साथ, दूध को भी हल्का सा गर्म करके उसमें मिक्स करते हैं अच्छे से, और उसको ढक के चारों तरफ उसके कुछ कपड़ा रख के, ताकि वो एक ऑप्टिमम टेम्परेचर पे रहे। अब वो डिपेंड करता है आप किस लोकेशन में है। अगर नॉर्मली मौसम गर्म है, ठीक है, तो आपको उसके आसपास कुछ ढकने की जरूरत नहीं है, उसको कपड़े से चारों तरफ। उसको पैकिंग इसलिए देते हैं ताकि थोड़ा सा कोजी सा एनवायरनमेंट वहाँ पे रहे, क्योंकि उस टेम्परेचर रेंज में 30 to 40 डिग्री सेल्सियस की टेम्परेचर रेंज में ये बैक्टीरिया बहुत जल्दी ग्रो करता है। तो ये बैक्टीरिया क्या होता है? ये दही के अंदर होता है, ठीक है, दूध में तो आप नॉर्मली नहीं है ये, ठीक है। तो दूध में आप थोड़ा सा दही डालोगे तो दही में वो बैक्टीरिया था, लैक्टोबैसिलस, वो अब उस टेम्परेचर रेंज में 30 to 40 डिग्री सेल्सियस में अगर आपने दूध को रखा है तो इट विल मल्टीप्लाई वेरी फास्ट। बहुत फास्ट मल्टीप्लाई होगा, तो बहुत जल्दी से पूरे दूध को दही में कन्वर्ट कर देगा, और आप देखोगे, ठीक है, अगले दिन सुबह बढ़िया दही जमी हुई है। बट अगर टेम्परेचर आपके थोड़ा सा ठंडा था, इस ऑप्टिमम टेम्परेचर पे नहीं रहा, तो दही बनेगी पर वो इतनी पतली सी बनेगी, लगेगी कि ये तो लस्सी टाइप की है, ठीक है, उसकी प्रॉपर कंसिस्टेंसी उसमें नहीं आएगी। तो टेम्परेचर का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। तो यहाँ पर आपकी देखिए दही आपकी जो बन रही है वो बैक्टीरिया की वजह से बन रही है। देन कमर्शियल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, कमर्शियल यूज की बात करें अगर हम, जो एल्कोहल बनता है, वाइन बनती है, वहाँ पर क्या हो रहा है? बेसिकली आप अंगूरों को सड़ा रहे हैं, फर्मेंट कर रहे हैं, है ना, फर्मेंटेशन से आपका बेसिकली वाइन्स बन रही हैं, या बाकी व्हीट एंड बार्ले एंड ऑल, इन सब से आपके अल्कोहल बनता है, ठीक है। तो वो कमर्शियल एप्लीकेशन हुआ, अल्कोहल बिक रहा है मार्केट में, ठीक है, तो उससे क्या हो रही है? सरकार की इनकम हो रही है, ठीक है। तो यीस्ट इज यूज्ड फॉर द कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल एंड वाइन। फॉर दिस पर्पज यीस्ट इज ग्रोन ऑन नेचुरल शुगर्स प्रेजेंट इन ग्रेन्स, मतलब नेचुरल शुगर लाइक ग्रेन जो है, ठीक है, आप मक्की की बात कर लो, गेहूं की बात कर लो, ठीक है, तो बार्ले, व्हीट, राइस, क्रश्ड फ्रूट जूस, ठीक है, इनके ऊपर क्या है? ईस्ट इज ग्रोन। अब आप बोलोगे सर व्हीट शुगर कहाँ से हो गई? गेहूं सर हमने चबा के देखा था, मीठा तो बिल्कुल नहीं था। चावल को चबा के देखा, मीठा तो नहीं था। शुगर का मतलब वो शुगर नहीं, टेबल शुगर जो आपकी मीठी होती है, नहीं। शुगर इज कार्बोहाइड्रेट्स की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट्स आर शुगर्स, क्योंकि बॉडी में जो भी आप खा रहे हो, आप अगर रोटी खा रहे हो, चावल खा रहे हो, बॉडी में जाके किस में कन्वर्ट हो रहे हैं? वो बेसिकली कार्बोहाइड्रेट्स हैं, वो टूटेंगे ग्लूकोज बनाएंगे। तो दैट ग्लूकोज जो कार्बोहाइड्रेट्स के टूटने से बनता है, उसकी बात कर रहे हैं, उसको हम शुगर बोल रहे हैं यहाँ पे। इसीलिए यहाँ लिखा गया है फॉर दिस पर्पज ईस्ट इज ग्रोन ऑन नेचुरल शुगर्स प्रेजेंट इन ग्रेन्स। तो बार्ले हो गया, व्हीट हो गया, राइस हो गया, क्रस्ट फ्रूट जूस, मतलब जैसे अंगूरों को आप क्रश करते हो वाइन बनाने के लिए, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है? ये नेचुरल शुगर्स हैं, इनके ऊपर ईस्ट, क्योंकि धीरे धीरे ये फर्मेंट जब होंगे, सड़ने लगेंगे, तो ईस्ट बनेगा, ठीक है, और वो सड़ाने से क्या करेगा? उसको अल्टीमेटली अल्कोहल में कन्वर्ट करेगा। ओके, अब चलिए ये वाला वीडियो आपको मैं दिखाता हूँ। अब देखो, बेकिंग करते हैं, केक के शौकीन बच्चे देख लो जरा ध्यान से देखो, तो जिनको केक खाने का शौक है या फिर ब्रेड खाने का शौक है, तो ब्रेड कैसे बनती है? अवन में आपको उसको बेक करते हो, तो ये फूलता क्यों है आटा? या छोले भटूरे खाने के शौकीन हो? छोले भटूरे, वाह! तो छोले भटूरे खाएं, वो जो भटूरा फूलता है, या भटूरे के बनने में भी दही यूज होती है, पता है आपको? भटूरा बनाने के लिए ना, जो आटा है उसमें थोड़ा सा दही भी मिक्स किया जाता है। क्यों? दही उसको फर्मेंट करेगा। फर्मेंट करने से क्या होगा? जब आप उसको, जब फर्मेंटेशन होती है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलने की वजह से ना वो आटा थोड़ा सा फ्लफी सा हो जाता है, थोड़ा सॉफ्ट सा हो जाता है। और जब उसको जैसे बेक करोगे, ठीक है, या तलोगे, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड एस्केप करेगी, तो जिससे कि पूरा जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, दैट विल बी वेरी सॉफ्ट एंड स्क्विशी टाइप की। तो ये जो केक बन रहा है, इस बेकिंग के प्रोसेस में क्या यूज़ हो रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, वो कहाँ से आ रही है? फर्मेंटेशन से आ रही है, ठीक है।
तो अब आगे हम अपने छोले भटूरे पे। देखिए, तो कर्ड कंटेन्स सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया विच अंडरगोज एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक एंड एरोबिक, ये दो वर्ड्स हैं जो शायद आप आगे पढ़ेंगे भी, सुनेंगे भी। एक आ गया एरोबिक, ठीक है, एक आ गया आपका एनारोबिक। बेटा, एरोबिक का मतलब होता है जो एयर की प्रेजेंस में होता है, ठीक है, उसको एयर चाहिए होने के लिए, ऐसी रेस्पिरेशन जो एयर की प्रेजेंस में होगी। एनारोबिक का मतलब है जो एयर की एब्सेंस में होती है, एयर नहीं चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने खाद के बारे में ये सुना होगा, कंपोस्ट हम बनाते हैं नॉर्मली, मीथेन गैस, है ना, गोबर गैस प्लांट, सुना है कभी गांव में? अब इतना सारा गोबर होता है, गोबर से गैस भी बनती है। तो गोबर को क्या करते हैं, एक बड़े से गड्ढे में डाल देते हैं, उसको ऊपर से कवर कर देते हैं बिल्कुल। अब कवर कर दिया तो क्या होगा, एयर के साथ उसका कांटेक्ट चला गया, तो उसके अंदर वो जो डिकम्पोज होगा वो इन द एब्सेंस ऑफ एयर हो रहा है, तो वो एक एनारोबिक प्रोसेस है। तो ऐसा प्रोसेस जो एयर की एब्सेंस में हो, दैट इज कॉल्ड एनारोबिक, और जो एयर की प्रेजेंस में हो उसको बोलते हैं एरोबिक। अब इसके ऊपर मैं और भी चीज़ें बताऊंगा अभी आपको। जब आप जिम जाते हो तो एरोबिक्स बोलोगे, सर एरोबिक्स तो एक टाइप ऑफ एक्सरसाइज भी है, एक टाइप का वर्कआउट भी है, तो क्या वो इस एरोबिक्स से रिलेटेड है? विल फाइंड आउट, राइट? तो कर्ड कंटेन सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया विच अंडरगो एनारोबिक रेस्पिरेशन, मतलब वो एयर की एब्सेंस में सर्वाइव करते हैं, काम करते हैं, जिंदा रहते हैं। एंड इन दिस प्रोसेस इट एक्ट्स ऑन द शुगर ऑफ द फ्लोर एंड रिलीजेस कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो वो जो बैक्टीरिया है वो क्या कर रहा है, जो आटा है, आटे के अंदर जो भी वो शुगर है, शुगर का मतलब वो कार्बोहाइड्रेट जो है, ठीक है, उनके साथ रिएक्ट करके वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है। दिस गैस मेक्स द डो राइज, ये आटे को क्या करती है, फुला देती है, मतलब सॉफ्ट सा बना देती है, ठीक है। एंड व्हेन बेक्ड और फ्राइड, अब छोले भटूरे बनाए तो फ्राई करना पड़ेगा, और ब्रेड बनानी है उसकी आटे की तो आपको बेक करना पड़ेगा अवन में। तो जब उसको बेक करते हैं या फ्राई करते हैं, द गैस एस्केप्स लीविंग द इडली हो, भटूरा हो, है ना, ये सब कुछ इसको सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी। तो जो स्पॉन्जीनेस आई वो बैक्टीरिया वॉज रिस्पॉन्सिबल। तो नेक्स्ट टाइम यू विजिट एनी बढ़िया सा रेस्टोरेंट और a छोला भटूरा, ठीक है, डू थैंक दिस लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, ठीक है। चलिए, तो अब बात करते हैं फर्मेंटेशन की। अभी आपके सिलेबस में तो नहीं था, बट आई थिंक कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है टू नो कि सर फर्मेंटेशन फर्मेंटेशन बात तो कर रहे हैं, पर फर्मेंटेशन होता क्या है? ये फर्मेंटेशन इज अ बायोकेमिकल प्रोसेस, ठीक है, केमिस्ट्री भी इन्वॉल्व है, बायोलॉजी भी इन्वॉल्व है, दैट गेट्स एनर्जी फ्रॉम द कार्बोहाइड्रेट्स एंड डज नॉट रिक्वायर ऑक्सीजन। फर्मेंटेशन बेसिकली सड़ना, सिंपल वर्ड्स में अगर आप बोलो, सड़ना, ठीक है, एंड डज नॉट रिक्वायर ऑक्सीजन, मतलब ये एनारोबिक कंडीशन में हो रही है, ठीक है। और कार्बोहाइड्रेट्स, अब कार्बोहाइड्रेट्स आपको कहाँ से मिल सकते हैं? वही जो मैंने आपको कहा कि फूड ग्रेन्स, ठीक है, चावल ले लो, व्हीट ले लो, बार्ले ले लो, इन सब में क्या आपके ये बेसिकली कार्बोहाइड्रेट्स का सोर्स ही तो हैं। तो ये जब सड़ेंगे, ठीक है, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज कॉल्ड फर्मेंटेशन, राइट? तो उससे आप क्या क्या बना सकते हैं? देखिए, वाइन बनती है, ठीक है, इथेनॉल आपको मिलता है उसके सड़ने से, हाइड्रोजन, उप्स, आपको पता है कि जब हम फार्ट करते हैं, ठीक है, तो फार्टिंग में कई बार नाक बंद करना पड़ता है आसपास वाले लोगों को, ठीक है, दैट इज बिकॉज ऑफ मोस्टली सल्फर कंपाउंड्स, ठीक है, जो फार्टिंग आपने गैस छोड़ी है ना वो, ठीक है, उसमें सल्फर कंपाउंड की वजह से वो गंदी सी स्मेल, एकदम तीखी सी जो स्मेल होती है वो सल्फर की वजह से होती है। तो केमिस्ट्री हैज़ अ लॉट ऑफ रोल टू प्ले। देन चीज़ की बात करें तो चीज़ भी फर्मेंटेशन से बनता है अल्टीमेटली, ठीक है। ब्रेड है, ब्रेड में भी फर्मेंटेशन, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है, राइट? तो फर्मेंटेशन में हो क्या रहा है, ये जो ग्लूकोज था, जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ये टूट के ग्लूकोज बनाते हैं, और ये ग्लूकोज फर्दर टूटता है टू गिव यू इथेनॉल, जो कि आपका अल्कोहल आ गया, शराब। देन कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है और साथ में एनर्जी भी रिलीज करता है। दिस प्रोसेस इज फर्मेंटेशन, वेयर ग्लूकोज इज ब्रेकिंग डाउन इनटू, टूट के इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी आपको बना रहा है, ठीक है। इथेनॉल का फॉर्मूला है C2H5OH, ग्लूकोज का फॉर्मूला है C6H12O6, कार्बन डाइऑक्साइड का CO2। आई थिंक इतना तो आपने शायद पढ़ा ही होगा। डन। तो फर्मेंटेशन का थोड़ा सा आइडिया लग गया। बाकी देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको ये बता रहा हूँ, देर मे बी लॉट ऑफ थिंग जो मैं आपको बताऊं, आपके साथ डिस्कस करूं, देन देर माइट बी लॉट ऑफ थिंग जो शायद मैं ना डिस्कस कर पाऊं और आपके माइंड में डाउट आए। तो जितना ज़्यादा आप सिलेबस को एक्सप्लोर करेंगे,
ठीक है, क्योंकि देखिए मेरी एक्सपर्टीज़ बेसिकली इसमें कहाँ आती है, व्हाई आई एम कभी-कभी आपके माइंड में ये थॉट भी आ सकता है बिकॉज़ आई हैव नो बैकग्राउंड इन टीचिंग क्लास 8, 9, 10th है ना, जूनियर क्लासेस का मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं है। आई एम नॉट फ्रॉम अ टीचिंग है ना, मतलब ट्रेडिशनल टीचिंग बैकग्राउंड बेसिकली कि मैंने बीएससी, एमएससी, पीएचडी की हो। तो आई एम बेसिकली एन इंजीनियर, मैकेनिकल एंड मरीन इंजीनियर। बट आई वाज़ टीचिंग फॉर ऑलमोस्ट 12-13 ईयर्स फॉर आईआईटी, जेईई के लिए बच्चों को मैं हेल्प कर रहा था, ट्रेन कर रहा था केमिस्ट्री में, नीट के लिए। तो देन आई रियलाइज़ कि बच्चों के फंडामेंटल्स बहुत वीक रहते हैं। फंडामेंटल्स क्यों वीक रहते हैं? क्योंकि शायद पढ़ते समय मज़ा नहीं आ रहा उस चीज़ में। तो जब भी आपको लगे किसी टॉपिक में मज़ा नहीं आ रहा है, उसके बारे में एक्स्ट्रा पढ़ना स्टार्ट करो। अब देखो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो आपको मैं दे रहा हूँ, ये एनसीईआरटी में है ये? नहीं है। तो एनसीईआरटी का या किसी भी बुक का ये मतलब नहीं होता कि उसमें जो लिखा है आप एग्ज़ैक्टली वही पढ़ो और वहीं पे छोड़ दो उसको। इट इज़ नॉट अ न्यूज़पेपर। इट्स अबाउट कि उसने एक आइडिया दिया आपको। एक टॉपिक के बारे में। अब उसके बारे में ज़्यादा जानना, ज़्यादा रिसर्च करना, एक्सप्लोर करना, अब आपके पास इंटरनेट है और बुक्स होती हैं, तो ट्राई टू रीड मोर एंड मोर अबाउट दैट टॉपिक। जितना आप उसके बारे में पढ़ेंगे, आपको उतनी नई इंटरेस्टिंग चीज़ें पता लगेंगी और मज़ा आएगा। अब मैं देखो ये सब कुछ पढ़ रहा हूँ, ठीक है? नो डाउट हम इनको हायर क्लासेस में पढ़ाते हैं, बट बायोलॉजी तो मैं नहीं पढ़ाता। बट आई एम लर्निंग न्यू थिंग्स, आई एम एक्सप्लोरिंग एंड इट्स इंटरेस्टिंग, ठीक है? तो इट्स लाइक आई एम गोइंग टू स्कूल वन्स अगेन, ठीक है? बट थोड़ा-सा डिफरेंट तरीके से। नेक्स्ट बात करते हैं मेडिसिनल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। देखिए द सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक मेडिसिन इज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। जैसे आपको मैंने कहा था पेनिसिलिन के बारे में पढ़ना, ठीक है। देखो अब एंटीबायोटिक क्या है? एंटीबायोटिक आपको बैक्टीरिया से बचाती है, बैक्टीरिया को किल करेगी, ओके। तो दीज मेडिसिन किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और उस प्रोसेस में वो ऐसा नहीं कि आइडेंटिफाई करेगा कि ये वाला खराब है, ये डिजीज कॉजिंग है, इसको मारना है। वो सारे बैक्टीरिया को मार देगी उस जगह पे, अच्छे भी मर जाएंगे, बुरे भी मर जाएंगे। तो सच मेडिसिन आर कॉल्ड एंटीबायोटिक्स, ठीक है। क्वेश्चन आपको आ सकता है, डेफिनेशन आ सकती है, व्हाट आर एंटीबायोटिक्स? ऐसी मेडिसिन जो डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करती हो या उनकी ग्रोथ को रोक दे। तो दो तरह के हो गए, ठीक है। या उसको किल कर देगा, मार ही देगा, खत्म एकदम, ठीक है। या फिर उसको ग्रो करने से रोक देगा, मल्टीप्लाई नहीं करने देगा उसको और ज़्यादा। तो इट कैन स्टॉप इट और किल इट, दो तरह की है। आगे आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, है ना, साइडल एंड स्टैटिक वर्ड्स, तो समझ गए। या तो उसको रोक देगा कि भैया और मल्टीप्लाई नहीं करना है और बच्चे नहीं पैदा करने हैं, या फिर उसको खत्म कर देगा। तो दीज डेज द नंबर ऑफ एंटीबायोटिक्स आर बीइंग प्रोड्यूस फ्रॉम बैक्टीरिया एंड फंगाई, जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन है, टेट्रासाइक्लिन है, एरिथ्रोमाइसिन है, आपको काउंटर पे मिल जाएंगी, ठीक है। इसलिए मैंने ये एक इमेज भी डाली है, एरिथ्रोमाइसिन टैबलेट्स, है ना। कई एंटीबायोटिक आपके वो भी होती हैं, लोशन भी होता है, क्रीम्स होती है, मतलब है ना, कुछ कट गया, कुछ लग गया, तो इन्फेक्शन को रोकने के लिए, इन्फेक्शन ना हो जाए। तो दीज आर सम कॉमनली नोन एंटीबायोटिक्स विच आर मेड फ्रॉम फंगाई एंड बैक्टीरिया। तो ये मेडिसिन बनाने के लिए हम फंगाई और बैक्टीरिया को यूज कर रहे हैं। नाउ माई होमवर्क फॉर यू इज रीड अबाउट दिस। कैसे कैसे हम फंगस और बैक्टीरिया को यूज करके एंटीबायोटिक बना रहे हैं। थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूं आपको मैं। अगर बॉडी को, ठीक है, आइडिया लग गया कि मेरे को इसके साथ फाइट करना है, आपने हिंट दे दिया उसको, ये तुम्हारा दुश्मन है, ठीक है, एक हल्की सी बैटल करवा दी, अब बॉडी बेसिकली प्रिपेयर हो जाती है, ठीक है। ये फंडा वैक्सीन्स के पीछे लगता है। तो आप थोड़ा सा पढ़ना है इसके बारे में कि जब हम एंटीबायोटिक बनाते हैं, या जब सबसे पहले एंटीबायोटिक बनी थी, पेनिसिलिन जब बनी है, तो उसके पीछे की कहानी क्या थी, कैसे वो सब पूरी डिस्कवरी हुई, ठीक है, एंड कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन उसका रहा है हमारी लाइफ में, ठीक है। नेक्स्ट इज वैक्सीन। चलो एक काम करते हैं, तो इसको कवर कर ही लेते हैं, ठीक है, या नेक्स्ट में करें इसको, तो उसको नेक्स्ट में करेंगे। आपको होमवर्क दे रहा हूँ मैं, आप थोड़ा सा पढ़ के आइए, तो नेक्स्ट में फिर हम वैक्सीन से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए करना है कि आपको शेयर करना है और स्कूल वालों को बोलना है, आप लोग यूज़ कर सकते हैं और करें। आई विल बी वेरी हैप्पी एंड प्लीज़ शेयर योर फीडबैक विद मी सो दैट आई कैन ऑल्सो इम्प्रोवाइज इन द कमिंग लेक्चर्स, ठीक है। मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, ठीक है। ज़िंदगी इज़ ऑल अबाउट बीइंग हैप्पी। चलिए, हैव अ ग्रेट डे, बाय।